Hello everyone. So we are going to start Tamil Nadu Board Class 11th and 12th History. ये एक सीरीज के जैसे रहेगा and how it is important. It is important for all the competitive exams. जैसे कि मोस्टली अगर हम बात करते हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी में आईएएस वगैरह के लिए, पीसीएस, स्टेट पीसीएस के लिए ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री के अंदर इसमें मोस्टली सारी ही चीजें कवर है। तो फॉर यूपीएससी इट इज लाइक अ मस्ट बुक टू डू। सो वी विल ट्राई टू कवर द कंप्लीट बुक। जो पूरी बुक है हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब इस बुक का इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखें तो जो यूनिट्स डिवाइडेड है बिल्कुल वो एकदम क्रोनोलॉजिकली डिवाइडेड है। लाइक स्टार्टिंग में आप ये देख रहे हैं पूरा एंशियंट हिस्ट्री है इसके अंदर, और उसके अलावा फिर एंशियंट हिस्ट्री के बाद इसके अंदर मिडिवल हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री के डायरेक्ट बाद ये क्या कर देते हैं, ये स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो। जो उसके अलावा हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री होती है उसका भी कुछ पार्ट इसके अंदर कवर है, बट वर्ल्ड हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाना होगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वहाँ पे करंट से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। उसमें जो चीज़ें वर्ल्ड हिस्ट्री में आपसे पूछेगा करंट में कोई ना कोई उसका रिलेशन ज़रूर होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लेसन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब लेसन 1 क्या है, लेसन 1 का नाम है इंडिया जोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में भैया ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हो आप, क्योंकि किसी भी चीज का हिस्ट्री ना उसके ज्योग्राफी से डिसाइड होता है। ज्योग्राफी से कैसे डिसाइड होता है, अब देखिए यूपीएससी या पीसीएस की अगर हम बात करें तो वहां पर चीजें रटनी नहीं होती है, सिर्फ आपको वहां पे आपको थॉरोली चीजों का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर भी चीजों का थॉरोली ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ रटोगे तो मे बी आपका प्री आराम से क्लियर हो जाए, बट मेंस में आपको उस चीज का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अगर आपके सामने सवाल आ रहा है तो आपको उसके पॉइंट्स बनाने आने चाहिए कि तुरंत आपके दिमाग में झट से 8-10 पॉइंट जो है वो बन जाए, क्योंकि नंबर डाइवर्सिटी के हैं वहां पे। नंबर ये नहीं है कि एक ही पॉइंट को आपको कितने ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, नंबर ये कि डाइवर्सिफिकेशन कितना है। तो जो हिस्ट्री है वो ज्योग्राफी से कैसे रिलेटेड है, कि कहीं भी चीज का, किसी भी चीज का इतिहास ना उस चीज पे बहुत डिपेंड करता है कि वो कंट्री लोकेटेड कहाँ पे है। क्योंकि अगर कोई कंट्री स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट ही नहीं होगी तो कोई और वहां पे कदम ही नहीं रखेगा। भैया कोई क्यों अपनी जान खतरे में डाल के दूसरे के देश में जाएगा अगर उसको लग रहा है कि वहां कोई फायदा ही नहीं है। तो जनरली जो हिस्ट्री की दो आंखें होती हैं, एक आंख क्रोनोलॉजी होती है, दूसरी ज्योग्राफी। क्रोनोलॉजी मीन्स टाइम वाइज जो सारी चीजें बढ़ती जा रही है वो, और ज्योग्राफी कैसे कि वो चीज जो है वो सिचुएटेड कहाँ पे है, लोकेटेड कहाँ पे। अगर हम इंडिया की पर्टिकुलरली बात करें तो इंडिया में ज्योग्राफी जो है उसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है इंडिया की हिस्ट्री को, क्योंकि इंडिया के जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं वो और किसी कंट्री के कंपैरिजन में काफ़ी डाइवर्स हैं, अगर हम कह सकते हैं। तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर अगर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करें तो हिमालयन माउंटेन्स, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स और सदर्न पेनिनसुला है। इन सबके बीच में जो 5 कंट्रीज आती हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान, ये आ रही हैं। अब इंडिया इन सब में लार्जेस्ट है, इसके अंदर 28 स्टेट्स हैं। और राइट नाउ कितनी टेरिटरीज है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। और सेंसस के हिसाब से जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो लगभग 130 करोड़ या 100 करोड़ है, बट जो बुक है, जो लेटेस्ट बुक है वहाँ पे क्या है, 130 करोड़ के आसपास है। अब हम बात करें हिमालयन माउंटेन्स की। अब जो हिमालयन माउंटेन्स है वो कहाँ सिचुएटेड है, वो इंडिया के नॉर्थ में सिचुएटेड है। पामीर से स्टार्ट हो रहा है और पूरे नॉर्थ वेस्ट में फैला हुआ है वो। नॉर्थ वेस्ट से लेकर के पूरा नॉर्थ ईस्ट को पूरा कवर कर रखा है उन्होंने। और लेंथ की अगर हम बात करें तो लगभग 2560 किलोमीटर, एवरेज ब्रेथ जो है उसकी 240 से 320 किलोमीटर है। हाईएस्ट पीक जो हिमालय का है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है। और इसकी हाइट लगभग बताइए कितनी है, वेरी गुड, 8848 मीटर्स हैं। अब माना जाता है कि ये एक तरीके से नेचुरल वॉल है जो कंट्री को प्रोटेक्ट करके रखता है कोल्ड आर्कटिक विंड से, जो कहाँ से आती है, साइबेरिया से आ रही होती है। जिसकी वजह से इंडिया का जो नदर्न इंडिया का क्लाइमेट होता है लगभग कैसा रहता है, थोड़ा सा वार्म रहता है थ्रू आउट द ईयर। अब वार्म का ये मतलब नहीं कि आप में से कोई समय से लड़ने के लिए बैठ जाए, नहीं जी हम तो दिल्ली के हैं और वहां तो इतनी ठंड पड़ती है कि जैकेट के अंदर घुस के बैठे रहते हैं। हम एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं बेटा, एवरेज टेम्परेचर की, तो वो थ्रू आउट कैसा रहता है, वार्म रहता है।
अब हिमालयन रीजन है वो मोस्टली क्या है, इनहॉस्पिटेबल है विंटर में। अब विंटर में इनहॉस्पिटेबल क्यों है भैया? बर्फ का पहाड़, कौन सा भला आदमी वहां पे रहने चला जाएगा? आप और हम साधु संत तो है नहीं जी कि तपस्या करने चले जाएं, तो इसीलिए उसको इनहॉस्पिटेबल कहा गया है। अब बहुत लंबे समय तक ये माना जाता था कि हिमालय ने ना एक तरीके से प्रोटेक्शन दे रखा था इंडिया को अगेंस्ट इन्वेजन, कि हमारे पे ना कोई जी उधर से अटैक करना है तो इतना बड़ा पहाड़ थोड़ी क्रॉस करके आएगा। कोई इतनी सच्ची मोहब्बत थोड़ी हो उसे हिंदुस्तान से कि 8,848 ऊंचा माउंट एवरेस्ट इतना बड़ा भयानक सा पहाड़ क्रॉस करके यहाँ पे आएगा कि हाँ जी हम तो इंडिया में पहुंच गए, वाह वाह मजा आ गया। अब भैया जिंदा ही नहीं रहोगे तुम। बट कुछ महान लोग थे, उन्होंने क्या करा, वहां इसके बीच बीच में ना जो पहाड़ होते हैं उनके बीच में ना पासेस होते हैं, जैसे उनके बीच में लाइक जाने का रास्ता, तो उसमें से निकल गए। जैसे खाइबर पास हो गया, बोलन पास, खुर्रम पास, गोमल पास, ये सब खैर ज्योग्राफी का पार्ट है, पर फिर भी हमको पता होना चाहिए जो कहाँ का सिचुएटेड है। हिंदू कुश, सुलेमान, कीठा रेंजेस में ये सब सिचुएटेड है। प्री हिस्टोरिक टाइम में जो ट्रैफिक था, ट्रैफिक मतलब ऐसे नहीं गाड़ी घोड़े चल रहे थे, ट्रैफिक मतलब जो लोग वोग थे उनका कंटिन्यूअस जो पैसेज था वो यहाँ से होता था। अब यहाँ से बहुत सारे इमिग्रेंट्स आए थे, यानी कि शरणार्थी आए थे और इन्वेडर भी आए थे जिन्होंने इंडिया पे अटैक वटैक किए थे। जैसे इंडो आर्यन हो गए, इंडो ग्रीक हो गए, पार्थियन हो गए, साका, कुशाना, हुना, तुर्क्स। ऐसा लग रहा है कोई रैप बोल रहे हैं, पर रैप नहीं बोल रहे हैं। ये सारे लोगों ने एक तरीके से इन्वेड किया था हमारे यहाँ पे। अब जो स्वेट वैली है इस रीजन में वो और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो अलेक्जेंडर है मैकेडन का, वो यहीं से आया था। कहाँ से आया था? स्वॉत वैली से। अब इन्वेडिंग आर्मीज, मिशनरीज, मर्चेंट्स सब लोग यहाँ से आते थे और इन्हीं पासेस वगैरह से वो आया करते थे। अब नॉर्थ के कश्मीर की अगर हम नॉर्थ में बात करें तो वहाँ पे काराकोरम रेंज है, सेकेंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, और माउंट गॉडविन ऑस्टिन वहाँ पर सिचुएटेड है। देखिए जरा जरा से सवाल हैं ये, और पेपर में वही हमें मिल जाते हैं, पहले दूसरे पेज पे ही होते हैं, हम सोचते हैं भैया कहाँ से गया, बड़े ध्यान से पढ़ना है फिर। तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन यहाँ पे सिचुएटेड है। अब पार्ट ऑफ हिमालयाज की अगर हम बात करें तो बहुत सारे पार्ट स्नो कवर्ड होते हैं। काराकोरम हाईवे गिलगिट के थ्रू जाता है, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है, और कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अब कश्मीर की वैली की बात करें तो चारों तरफ बहुत ही बढ़िया बढ़िया खूबसूरत से माउंटेन्स होते हैं, और जो कश्मीर वैली है वो हमेशा से यूनिक रही है अपने ट्रेडिशन में, कल्चर में। नेपाल भी एक छोटी सी वैली टाइप ही है जो कहाँ पे हिमालयाज के फुट में है। और ईस्ट में अगर हम बात करें तो हिमालय असम तक जाता है, और इम्पोर्टेंट माउंटेन्स जो असम रीजन में है वो है पातकोई, नगाई और लुशाई। कौन कौन? पातकोई, नगाई और लुशाई। अब ये जो हिल्स हैं ये कवर्ड हो किससे हैं? बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि बहुत बढ़िया बारिश पड़ती है यहाँ पे, और इतने ज़्यादा जंगल होने की वजह से ये एरिया भी इनहॉस्पिटेबल होता है। और उसके अलावा जो माउंटेन्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनको क्रॉस करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेयर टू अदर्स। अब हिमालय देख लिया हमने, अभी इतना मतलब शॉर्ट में तो देख लिया ना। अब इंडो गैंगेटिक प्लेन आता है। अब इंडो गैंगेटिक प्लेन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 3 मेजर रिवर्स हैं। गैंगस यानी कि गंगा, एक तरीके से गंगा यानी ट्रिब्यूटरी को गैंगस बोल देते हैं, इंडस और ब्रह्मपुत्रा। अब कोई भी रिवर होगी ना उसके आसपास का लैंड, ऑब्वियस सी बात है जो उसके आसपास का सॉइल रहेगा वो कैसा रहेगा? फर्टाइल रहेगा। तो इन नदियों के आसपास जो सॉइल रहता है, एलिवियल सॉइल होता है, वो रिवर की स्ट्रीम जो बहाव होता है उसके साथ आता है, तो ये कैसा होता है? ये फर्टाइल होता है। अब जो इंडस रिवर है वो कहाँ से राइज हो रही है? वो राइज होती है हिमालयाज के बियॉन्ड से, और इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी क्या है? झेलम, चेनाब, राबी, सुतलज, बीस। अब देखो इसको याद करने का आपका अपना कोई भी तरीका होता है कि जेल से चैन, रवि के सुत ने लूटी और बेच दी। जैसे झेलम, जेल से चैन, चेनाब, रवि, रवि के सुत, सुतलज ने बेच दी, बीएस, बीस का बेच दी। अब देखो आपकी इच्छा है, आप कैसे भी करके याद करो, बट इन चीजों से क्या रहेगा ना कि आपको चीजें याद रहेंगी, नहीं तो एग्जाम टाइम में हम क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। अब पंजाब प्लेन्स में भी इंडस रिवर का बड़ा फायदा होता है। लिटरल मीनिंग पंजाब का क्या होता है? द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, जहाँ पे 5 नदियां जो है ना वो मिल रही हैं। अब जो सिंध है वो सिचुएटेड है लोअर वैली ऑफ इंडस में। इंडस प्लेन जो है वो अपनी फर्टाइल सॉइल के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। उसके अलावा जो थार डेजर्ट या अरावली हिल्स है ना, ये इंडस और गैंगेटिक प्लेन्स के बीच में सिचुएटेड है। अब माउंट आबू यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है, जिसकी हाइट कितनी है फिट में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। चलो क्या ही बताएंगे, मैं ही बता देती हूँ, 4003 फीट है। और कहाँ पे? अरावली हिल्स में।
अब जो गैंगस रिवर है ये कहाँ राइज होती है? राइज होती है हिमालयाज में। फ्लो कहाँ होगी? ये फ्लो होगी साउथ में, और फिर कहाँ जाएगी? ईस्ट में। अच्छा, डायरेक्शंस क्या होती है? डायरेक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? अगर मैं मान लो ये बनाऊं तो ऊपर की साइड नॉर्थ है, नीचे की साइड साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो कह रहे हैं कि पहले साउथ की तरफ जाएगी, फिर साउथ में जाते जाते ये ईस्ट में मिल जाती है। और ईस्ट में कौन है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। अबे, अबे नहीं, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में काफी सारी नदियां जो है वो क्या होती हैं? वो मिल जाती हैं। तो अब जो एक और चीज जो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो यमुना है ना वो गंगा की एकदम लाइक पैरेलली ही बहती है। और जो दो रिवर के बीच का एरिया होता है, मान लो ये रिवर बह रही है और ये रिवर बह रही है, तो इनके जो बीच का ये वाला एरिया होता है ना, इसको कहते हैं डोब। ये हनी सिंह वाला डोब शोब नहीं है, ये नॉर्मल एक एरिया है जिसको डोब बोलते हैं। इसका मतलब क्या? लैंड बिटवीन टू रिवर्स। अब इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो गंगा की है वो क्या है? गोमती, सरयू, घाघरा, गंडक। अब देखो, इसको भी याद करने का अपना तरीका हो सकता है कुछ भी, कि गोमती और सरयू घाघरा पहन के डांस कर रही थी, डांस करते करते उनको बहुत पसीना आ गया जिसकी वजह से गंध आने लग गई। आई नो दिस वॉज वेरी बैड, बट आप इससे चीजें याद रख सकते हो। ठीक। अब अगर हम ईस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो जो गैंग्स प्लेन है वो मर्ज होता है कहाँ पे? ब्रह्मपुत्रा में। अब जो रिवर ब्रह्मपुत्रा है ये हिमालयाज के बियॉन्ड से फ्लो हो रही है, तिब्बत में फ्लो होती है। तिब्बत कौन? जो चाइना के नीचे एक कंट्री है। चाइना खैर उसको अपना ही पार्ट कहता है, पर तिब्बत अपने आप को अलग कंट्री कहता है। इनका बड़ा लोचा चलता रहता है कि अभी आराम से डिस्कस करेंगे। तो फ्लो कहाँ होगा? ये तिब्बत से में फ्लो होती है, और उसके अलावा ये हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या होती है? पड़ जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो ऐसा है कुछ हमारा इंडिया, खतरनाक इंडिया बन गया। अब ये तिब्बत है तो तिब्बत में बहती आएगी, बहती हुई आएगी इस तरीके से, और फिर हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके मुड़ जाती है ये। तो ये चीज इन्होंने क्या कर रखी है? यहाँ पे डिस्कस कर रखी है। ठीक। कि जो ब्रह्मपुत्रा है वो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ जाती है। अब इंडो गैंगटिक प्लेन की बात करें तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इसने अर्बन सेंटर को राइज होने में। और जो पुरानी सिविलाइजेशन होती थी ना वो स्थित थी वहां पे होती थी जहाँ पे अच्छा पानी का सोर्स हो। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आप ये देखिए, जो अच्छा पानी का सोर्स होगा वहां पे, मतलब आपको आपके घर में टंकी तो लगी नहीं रहती थी तब कि जी टोटी खोला और पानी आ गया। आपको पानी लेने जाना पड़ता था दूर दूर। तो सोचते थे बहुत ज्यादा दूर क्यों जाए, नदियों के आसपास बह जाते। तो एक रीजन तो ये था कि पानी पर रीच हो जाएगी। दूसरा, जो पानी के आसपास का लैंड होता है ना बड़ा फर्टाइल होता है, तो उनको दूसरा फायदा यहाँ से मिलता था फर्टिलिटी की वजह से। अब यहाँ पे हड़प्पन कल्चर बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था, वैदिक कल्चर फ्लरिश हुआ था। और उसके अलावा अ, बहुत सारे कल्चर जो थे ना, आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो थे क्या हो गए थे? फ्लरिश हो गए थे। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे पाटलिपुत्रा भी है, ये भी सोन रिवर के पास सिचुएटेड था। पाटलिपुत्रा जो था वो कैपिटल था मौर्याज, शुंगास, गुप्तास और अदर किंगडम्स का भी। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी की अगर हम बात करें जो गंगा प्लेन्स पे सिचुएटेड है वो है दिल्ली। अब दिल्ली तो बहुत ही हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। कई खतरनाक बैटल दिल्ली के आसपास लड़े गए, जैसे कुरुक्षेत्र, तराइन, पानीपत, ये सब दिल्ली के आसपास लड़ा गया था। और उसके अलावा ये जो प्लेन है ये हमेशा क्या है? फॉरेन इन्वेडर्स का अट्रैक्शन रही है। क्यों भाई फॉरेन इन्वेडर का अट्रैक्शन क्यों रही? मान लो फॉरेन में कोई लोग रहते हैं और वहां पे उनके पानी नहीं है या उनको फर्टिलिटी नहीं है, एग्रीकल्चर बेटर नहीं है। तो ये जो फॉरेनर भाई साहब होंगे, नदियां देख के, फर्टिलिटी देख के, इनका जो मुंह होगा ना वो खुला का खुला रह जाएगा कि ओ भाई, इंडिया में तो पानी है, इंडिया में तो फर्टिलिटी है, चलो चलो वहीं चलते हैं। और फिर चुपचाप ये क्या करते हैं? हमारे इंडिया में इन्वेट कर दिया करते थे। वेरी बैड, बट करा करते थे। अब हमको पढ़ना पड़ेगा। अब इसीलिए ये फॉरेनर का हमेशा क्या रहे हैं? अट्रैक्शन रहे हैं। अब जो रिवर है इस रीजन में वो कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। कम्युनिकेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी? पहले भैया रोड्स वगैरह तो थे नहीं, तो लोग ट्रैवल मेजरली बोट वगैरह से किया करते थे। तो इसीलिए ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब हमने हिमालय देख लिया और उसके अलावा गैंगेटिक प्लेन्स देख लिया। अब हम देखेंगे सदर्न पेनिनसुला। अब इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट है, यानी कि अगर ऊपर वाले इंडिया को अगर यहाँ रखे तो, और ये जो नीचे वाला इंडिया है, तो ये वाला पार्ट पूरा सदर्न पेनिनसुला में आ जाता है। और ये जो बीच में ये डेक्कन प्लेट्यू है, उसके अलावा यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं। तो जो विंध्या और सतपुरा माउंटेन्स हैं वो नर्मदा और तापी, तप्ती नहीं है, तापी रिवर है, ये क्या करती हैं? ये यहाँ पे बहती हैं।
अब उसके अलावा जो प्लेट्यू है साउथ में विंध्यन माउंटेन्स में, उनको क्या बोला जाता है? उनको डेक्कन प्लेट्यू बोला जाता है। इसके अंदर वॉल्केनिक रॉक्स हैं, जो इसीलिए ये नदर्न माउंटेन्स से डिफरेंट हो जाते हैं जो सदर्न माउंटेन्स हैं, क्योंकि ये जो रॉक्स है ना, ये इजियर टू कट होते हैं। और इसीलिए आप ये देखिए कि जो डेक्कन पेनिनसुलर इंडिया है, वहाँ पे जो मोनेस्ट्रीज हैं या जो टेम्पल्स हैं, वो रॉक कट शेप में बने होते हैं। रॉक कट यानी कि कटेड रॉक से उनको बहुत सुंदर बेहतरीन तरीके से बनाया गया होता है। अब डेक्कन प्लेट्यू है, उसके अंदर ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स हैं, कोरोमंडल कोस्ट है जो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। उसके अलावा वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो कहाँ पे? अरेबियन सी के पास हैं। और जो सदर्न मोस्ट पार्ट है वो मालाबार कोस्ट है। और जो पासेस है वेस्टर्न घाट्स में, यानी कि वहाँ पे भी छोटे छोटे पहाड़ हैं, उनके बीच में भी पासेस होंगे, जैसे जुन्नार हो गया, कन्हेरी हो गया, कार्ले हो गया। ये ट्रेड रूट्स बनते थे जो वेस्टर्न पोर्ट्स होते थे वहाँ पे। अब जो डेक्कन प्लेट्यू एक तरीके से ब्रिज है नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में, और इनके बीच में विंध्यास माउंटेन्स आते हैं, जिन्होंने एक तरीके से साउथ और नॉर्थ के बीच में एक डिवाइडर टाइप बना रखा है। जो लैंग्वेज है, कल्चर है, वो भी डिफरेंट है, और काफ़ी टाइम से जो सदर्न पेनिनसुला के लोग हैं उन्होंने इसको प्रिजर्व करके रख रखा है, अपनी जोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होने की वजह से। आज तो हम कहीं पर भी कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट पहले के टाइम की अगर हम बात करें तो जोग्राफिकली कुछ प्लेसेस आइसोलेट यानी कि अकेले हो जाते थे, तो वहाँ पे खुद को ही प्रोटेक्ट करके रखते थे। अब जो सदर्न रिमेन्स में अगर हम बात करें तो एक पालघाट पास जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है वहाँ पे। अब ये पासेज कहाँ पे है? कावेरी वैली और मालाबार कोस्ट के पास में। बालाघाट पास इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंडो रोमन जो ट्रेड है, इंडिया का रोमन से ट्रेड था, वो स्टार्ट हुआ था। अब अन्नाईमुड़ी जो है वो हाईएस्ट पीक है किसका? सदर्न पेनिनसुला का। अगर हम बात करें दोदा पेत्ता की, वो अनदर हाईएस्ट पीक है, ये भी कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट्स में। ईस्टर्न घाट्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट, तो अगर कोई पूछे वेस्टर्न घाट ज़्यादा हाई है ईस्टर्न, तो ऑब्वियस सी बात है वेस्टर्न घाट्स। और ईस्टर्न घाट्स के हाई ना होने का रीज़न क्या है? क्योंकि अगर हम देखें कि इंडिया का ये ईस्ट है, तो इंडिया के ईस्ट में यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल है, और मेजर नदियाँ जो बह के आती है ना, वो बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। तो इतना ज़्यादा पानी होने की वजह से इधर जो हाइट थी ना वो कम हो गई, और इधर जो भाई साहब थे वो बड़े रह गए। तो इधर कौन वेस्ट, इधर कौन ईस्ट, याद रहेगा। अब मेजर रिवर हम बात करें सदर्न पेनिनसुला की, तो वो एक दूसरे के पैरेलली बहती हैं। महानदी जो है वो ईस्टर्न एंड पे है जो पेनिनसुला की। अगर हम बात करें, नर्मदा एंड तापी जो है ईस्ट टू वेस्ट बहती है, यानी कि ये बे ऑफ बंगाल में नहीं मिलेगी, ये अरेबियन सी में मिलती है। ईस्ट में कौन है? बे ऑफ बंगाल, बहुत गंदी राइटिंग आ रही है। और वेस्ट में कौन है? अरेबियन सी। तो ये ईस्ट टू वेस्ट अगर बहेंगी तो अरेबियन सी में मिलती हैं। उसके अलावा जो रिवर्स हैं इनकी वजह से लैंड फर्टाइल होती है और चावल वगैरह के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। और उसके अलावा जो यहाँ पे जो डेल्टाइक प्लेन्स हैं जो इन दो रिवर से बने थे, वो एक फेमस जगह बनती है, हम आगे पढ़ेंगे कि सतवाहना के पीरियड में। अब नंबर ऑफ टाउन्स यहाँ पे फ्लरिश हुए थे, और उसके अलावा क्रिश्चियन एरा का भी बिगनिंग यहीं पे ही हुआ था। अब जो कावेरी डेल्टा है वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगी कि एक ऐसा जोग्राफिकल जोन बनाएगी जो साउथ में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एक कल्चर या डिफरेंट प्लेस को दिखाती है, दर्शाती है। चोला के जो पावर थे, रूल थे, वो कावेरी डेल्टा के पास ही डेवलप होना शुरू हुए थे। अब सदर्न पेनिनसुला जो है उसकी कोस्ट लाइन बहुत लंबी है। कोस्ट लाइन क्या होता है कि वो स्पेस जो टच कर रहा है पानी को। तो जो कोस्ट लाइन है बड़ी लंबी है, जिसकी वजह से मैरीटाइम एक्टिविटीज कौन होती है? जैसे मछली वगैरह पकड़ना हो गया या बोटिंग वगैरह हो गई, इन सब में लोगों का बड़ा इंटरेस्ट रहा है वहाँ पे शुरू से ही। ट्रेड और कॉमर्स के लिए भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीवेज यहीं पे होते थे। अगर हम ईस्ट की बात करें तो जो मेराइनर्स हैं वो क्या करते थे? दूसरी दूसरी कंट्रीज भी चले जाया करते थे, जैसे कि जावा, सुमात्रा, बर्मा, कंबोडिया। अब ट्रेड के अलावा इंडियन आर्ट, रिलीजन, कल्चर, ये भी इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में जो था फैला था। तो इंडिया को आप लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी कह सकते हो। कैसे? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे टाइप के लोग आए थे और उन्होंने अपना कल्चर कहीं ना कहीं छोड़ा है, जैसे प्री आर्यन, इंडो आर्यन, ग्रीक, और उसके अलावा हुनास, ये सब बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और उन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा कल्चर हमें छोड़ा हुआ यहाँ पे। और लिटरेचर भी कई लोग हमें बहुत सारी सिखा के गए, जैसे प्री आर्यन या द्रविडियन की हम बात करें, वो वैदिक टेक्स्ट जो थे
उस पे उन्होंने वर्क किया था। और किस लैंग्वेज में वर्क किया था ये? पाली, सांस्कृतिक में किया था। उसके अलावा संगम लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया में हम बात करें तो बर्थ हिंदुइज्म का, जैनिज्म का, बुद्धिज्म का माना जाता है कि यहाँ पे रिलीजन जो था किस तरीके से डाइवर्सिफाई हुआ था। अब इंडिया का नाम भारतवर्ष कहाँ पे पड़ा था? भारतवर्ष मीन्स लैंड ऑफ भारत, और पूरी कंट्री को ये नाम दिया गया था। एंशियंट ट्राइब यहाँ पे रहती थी, भारतास करके, उनके नाम पे। इंडिया नाम कहाँ पे दिया गया और हिंदुस्तान नाम कैसे दिया गया? तो जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर पे नाम इंडिया रखा गया। और जो इंडस नदी का ही एक तरीके से आप नाम कह दो हिंद, तो हिंद पे इसका नाम हिंदुस्तान रखा गया था। तो इंडिया क्या है? इंडिया को ग्रीक में हिंद कहते हैं, तो इस वजह से वो हिंदुस्तान बन गया था। अब जो एफर्ट्स हैं कल्चरल यूनिटी के, लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज की यूनिटी के, वो भी कई सारे सालों से डेवलप हुए जा रहे हैं। और जैसे प्राकृत लैंग्वेज हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर हम बात करें मेजर पोर्शन ऑफ जो अशोका इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृत लैंग्वेज में ही लिखे गए थे। उसके अलावा जो एंशियंट एपिक्स हैं जैसे कि रामायण, महाभारत, ये भी सेम एनर्जी और डिवोशन के साथ पूरी थ्रू आउट द कंट्री में स्टडी किए गए। ये ओरिजिनली संस्कृत में कंपोज हुए थे, उसके बाद सब लोगों ने इसे अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर दिया और सब लोग इसको पढ़ते गए। अब इंडिया एक मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल सोसाइटी के रूप में पूरे वर्ल्ड के सामने आया। सो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, और ये इसके क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे ही देख सकते हैं। और इसके जो भी आंसर्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। नहीं बताना चाहते आप अपने पास लिख के रख सकते हैं इसको। फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये मैच द फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट पता करनी है आपको। ट्रू फॉल्स इसमें से बताने हैं आपको। शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आई होप आपको चैप्टर क्लियर है। कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और इफ द व्यू ऑफ दिस वीडियो रीचेस टू द 100, आई विल अपलोड द नेक्स्ट चैप्टर वीडियो, जो कि चैप्टर 2 रहेगा। कोशिश करेंगे कि पूरा तमिलनाडु का 11th-12th का हिस्ट्री हम कवर कर सकें। सो थैंक यू सो मच। आई होप टू मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।